हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस किया था और एक सम जो है होमवर्क में भी दिया था, पर किसी ने वो जो सम है वो लिख के दिया ही नहीं है। ओके, तो आप प्लीज़ वो जो होमवर्क दिया है वो घर पे ट्राई कीजिए। ओके, अगर उसमें कुछ क्वेरी है तो फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखिए, ये चैप्टर जो है आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आपको होमवर्क करना ही है, ताकि आपको ये जो भी क्वेरी आएगी तो हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट सम के बारे में जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सम नंबर 12। जिनके पास बुक्स है वो पेज नंबर 59 और सम नंबर 12। ओके, चलिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू पुलकित लिमिटेड। पुलकित लिमिटेड की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको कहा गया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ₹4 लाख। अब देखिए, अब इस सम में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है कि आपको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कौन सा था कि हम पहले कैलकुलेशन करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, पर इस सम में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है तो फिर आपको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले नेट एसेट्स फाइंड आउट करते थे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटीज, और नेट एसेट्स मिलती थी हमें। उसके बाद अगर आपको प्रेफरेंस कैपिटल दी गई हो तो हम उसमें से डिडक्ट कर लेते थे ताकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाए। पर इसमें डायरेक्टली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वॉज एज अंडर। आपको 4 साल का जो प्रॉफिट दिया गया है पर उसकी अमाउंट नहीं दी गई है, पर आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं। कैसे? तो फॉर प्रॉफिट ऑफ 2011 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2010 प्लस 25% इज इक्वल टू ₹80,000। अब देखिए, इसमें आपको 2011 का प्रॉफिट तो दिया गया है 80,000, पर वो 80,000 जो दिए गए हैं वो कैसे इन्होंने फॉर्मूला बनाया है कि 2010 प्लस 20, प्रॉफिट ऑफ 2010 प्लस 25%, मतलब कि 2010 का जो भी प्रॉफिट है उसमें 25% ऐड करने से हमें 2011 का प्रॉफिट मिलता है। कितना? 80,000। ठीक है, अब बात करें प्रॉफिट ऑफ 2010 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2009 प्लस 60%। 2010 का प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? प्रॉफिट ऑफ 2009 का प्रॉफिट प्लस 60% करने से हमें 2010 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और लास्ट आपको कहा गया है प्रॉफिट ऑफ 2009 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2008 प्लस 25%। अब 2009 का प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? तो 2008 का जो प्रॉफिट है उसमें 25% ऐड करने से हमें 2009 का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये सारे हमें फॉर्मूला दिए गए, तो हमें इन फॉर्मूला के थ्रू हमें चार जो ईयर है उनका प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, 2008, 9, 10 और 11। ओके, ये जो 4 साल है आपको चारों साल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इनके बाद आपको अदर इंफॉर्मेशन दी गई है, देखते हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन है। While investigation profit, following information is obtained. Administrative expense annually ₹4,000 was not recorded. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 4,000, उनकी आपने कोई भी एंट्री नहीं की है। ओके, वॉज नॉट रिकॉर्डेड।
जो भी एन्युअली, इसमें कहा गया है कि हम एन्युअली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो 4000 पे कर रहे थे, हमने उसकी एंट्री नहीं की है। ओके, तो अगर कोई एक्सपेंस की हम एंट्री नहीं करते, ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस की हम एंट्री नहीं करते तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस ना रिकॉर्ड किया हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा ही दिखाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस की एंट्री करने की अगर रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से प्रॉफिट में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक पहले भी आ गया है हमारा। उसके बाद इन 2009 स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹2000। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात की गई है कि इन 2009 हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था 2000 से ओवर वैल्यूड था। ओके, तो हमने पहले भी बताया है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा ही दिखा रहा होगा। ओके, तो जो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 कम करना पड़ेगा। बट इसमें दो एंट्री होगी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा ज़्यादा है 2009 में, तो उसमें 2000 क्या होंगे, माइनस होंगे। बट ये जो 2009 का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2010 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो तो हमारा प्रॉफिट कम दिखाएगा। ओके, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम दिखा रहा होगा, तो हमें 2000 जो है 2010 में प्लस करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है कि ऑन 1/1/2010 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹20,000 वर इश्यू एट 5% डिस्काउंट which were to be redeemed at the end of 5 years. The total discount on debenture was debited to profit and loss account. ओके, ये टॉपिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये नया टॉपिक है, जब हम सम काउंट करेंगे तब ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग कंप्यूटर on 1/7/2011 ₹4,000 was debited to revenue account. It was capital expenditure in nature. Depreciation at 10% is charged on computer or reducing balance method. अब ये जो टॉपिक है हमारा पहले भी आ गया था, पर इसमें कंप्यूटर है और हमने देखा था प्लांट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक कंप्यूटर आपने इंस्टॉल किया है 4000 का। ओके, जो कि ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम P&L अकाउंट में नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि वो जो है कंप्यूटर अकाउंट में इसकी एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने एक गलती कर दी है कि इस एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ के P&L अकाउंट में से डेबिट कर दिया है, जो कि ये गलत है, ये आपकी एंट्री गलत है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर। ठीक है, ये जो एक्सपेंसेस हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है तो हमें P&L अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं करनी थी, पर हमने गलती से P&L अकाउंट में कर दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस की अगर गलती से एंट्री हो जाए तो हमें हमारा जो प्रॉफिट है तो वो कम दिखा रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 जो है प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो डेप्रिसिएशन कहा गया है तो डेप्रिसिएशन की हम एंट्री कर लेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम फिर बाद में देखते हैं। उसके बाद है लास्ट, इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज 36% एंड द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज ₹30। अब आपको दिया गया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में कहा गया है कि हमारे जैसा ही एक बिजनेस करती कंपनी का डिविडेंड रेट 36% है, बट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज ₹30। हम इसका मतलब है कि हमारा जो शेयर है इक्विटी शेयर ₹10 का, उसकी मार्केट वैल्यू उनकी ₹30 है। ओके, यानी कि हमारे शेयर से उनकी प्राइस जो है 3 गुना है। ओके, हमारी 10 रुपये का जो शेयर है उनका जो शेयर की वैल्यू है कितनी है, ₹30। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हमारे शेयर से ज़्यादा उनकी कीमत है
तो डिविडेंड रेट भी ज़्यादा ही होगा। ओके, उतना गुना होगा। तो अगर तो हम इसका जो है फॉर्मूला बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और या फिर आप डायरेक्टली भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि सपोज कि आपका जो इक्विटी शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़ है और उनकी सामने प्राइस कितनी है 30 रुपीज़। तो क्या है 3 गुना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ये जो रेट दिया गया है उसको आपको डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिनकी प्राइस अगर डबल होता तो हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर 20% दिया गया है और इनकी वैल्यू जो अगर 20 रुपीज़ होती तो हम डिवाइडेड बाय 2 करते। ठीक है, तो जितना गुना अगर प्रॉफिट, जितना गुना इक्विटी शेयर की प्राइस हो उतना गुना उनका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इस डिविडेंड रेट को। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है एसर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कंसिडरिंग द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आपको बेसिस ऑफ 5 year परचेज, ओके, आपको 5 year परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट के मेथड के थ्रू आपको ये कैलकुलेशन करनी है। और ये जो हमारा सम है 2 बार यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना IMP सम। ओके, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम इस सम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप तो हमारे जो भी थे वो सेम ही है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है हमारी चेंज होगी। तो देख लेते हैं कौन सी कैलकुलेशन चेंज होगी। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप था हमारा, ओके, फर्स्ट स्टेप कौन सा था, तो फर्स्ट जो था कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, तो फिर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसके बाद का स्टेप था क्या था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे दी गई है 4 लाख और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात की कि आपको डिविडेंड रेट जो है 36% दिया गया है, बट हमारे शेयर की प्राइस जो 10 रुपीज़ है तो उनके सामने उनकी प्राइस कितनी हो जाती है 30। ठीक है, तो ये जो रेट दिया गया है आपको 30 रुपीज़ के हिसाब से दिया गया है, तो पर हमारी प्राइस कितनी है 10 रुपीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 30 रुपीज़ एज रेट is equal to 36%. 30 rupees as rate is equal to 36%. So 10 rupees as how much? Okay, तो कितना होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना आएगा 12%। ओके, या तो फिर आपको आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 12%, तो अमाउंट हमारी आएगी 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो 48,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए उसके बाद का जो है हमारा स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये जो है हमारा इस सम का मेन टॉपिक है, एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है आपको, देखिए उसके लिए पहले तो आपके पास प्रॉफिट होने चाहिए, पर यहाँ पे आपको कोई भी जो है यार उसका प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो पहले तो आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉफिट दिया नहीं गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट चाहिए आपके पास, 2008, 9, 10 और 11 बराबर। तो लास्ट से हम देखते हैं तो प्रॉफिट ऑफ 2009 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2008 प्लस 25%। जो 2009 के प्रॉफिट के बारे में आपको कहा गया है कि 2009 का प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, 2008 का प्रॉफिट प्लस 25%। पर उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा 2008 का प्रॉफिट कितना है। अगर हमें 2008 का प्रॉफिट मिल जाए तो हमें बाकी के सारे प्रॉफिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें सपोज करना है, सपोज प्रॉफिट ऑफ 2008 इज इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, हमने एक सपोज किया है कि सपोज प्रॉफिट ऑफ 2008 इज इक्वल टू 100 रुपीज। 2008 का प्रॉफिट है मान लीजिए कि 100 रुपया है। अब कैसा होगा कि अगर हमें 2009 का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2008 का प्रॉफिट प्लस 25%। ओके, 2008 का प्रॉफिट है उसमें हमें 25% क्या करने पड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमें 2009 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 25% ऐड करती हूँ किसके, 2008 के प्रॉफिट के 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई बाय 20%, तो अमाउंट निकल के आएगी 25 रुपीज़। तो ऐड करने से, ऐड कितना हुआ, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ 2009। ठीक है, 2008 के प्रॉफिट में अगर हम 25% ऐड कर रहे हैं, ओके, तो हमें क्या मिलने वाला है, 2009 का प्रॉफिट। ओके, तो हमें 2009 का प्रॉफिट मिल गया है। अब बात करते हैं 2010 के प्रॉफिट के बारे में। तो 2010 का प्रॉफिट जो हमें कैसे मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ 2009 प्लस 60%। ओके, 2009 का जो प्रॉफिट है उसमें 60% ऐड करने से हमें क्या मिलने वाला है, 2008 का प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2009 का प्रॉफिट जो हमें हमारे पास है 125 है, उसमें 60% जो है हम ऐड करेंगे। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 60% इट मीन्स 75 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 125 प्लस 75 इज इक्वल टू 200। ये जो प्रॉफिट है हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑफ 2010। ओके, अब एक लास्ट आपको प्रॉफिट दिया गया है 2011 का, पर वो कैसे मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ 2010 प्लस 25%। 2010 का जो प्रॉफिट है उसमें 25% ऐड करने से, ओके, मीन्स के 200 रुपीज़ के 25% यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि 50 रुपीज़ ऐड करने से हमें क्या मिलने वाला है, 250 रुपीज़ प्रॉफिट ऑफ 2011। 2011 का प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। ओके, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जैसे आपको सम में अमाउंट दी गई है, जो भी फॉर्मूला दी गई है उस हिसाब से हमने सिर्फ कैलकुलेशन की है। बट हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है कि 2008 का प्रॉफिट आपको सपोज करना है कि 100 रुपीज़। उसके बाद की कैलकुलेशन वही है जो आपको कही गई है। ओके, यहाँ पे आपको कहा गया था कि 2008 के प्रॉफिट में अगर 25% ऐड करने से आपको 2009 का प्रॉफिट मिलेगा। हमने सेम वही किया। अब उसके बाद आपको कहा गया है कि प्रॉफिट ऑफ 2009 में 60% ऐड करने से आपको 2010 का प्रॉफिट मिलेगा, तो हमने सेम वही कैलकुलेशन की। उसके बाद आपको कहा कि 2011 के प्रॉफिट के लिए आपको 2010 के प्रॉफिट में 25% ऐड करने पड़ेंगे, तो हमने वही कैलकुलेशन की। उसके बाद आपको लास्ट प्रॉफिट जो मेरा है, प्रॉफिट ऑफ 2011 कितना मिला है, 250। ओके, और 250 के हिसाब से आपका प्रॉफिट दिया गया है 80,000। अब ये जो प्रॉफिट है लास्ट वाला आपको दिया गया है, 2011 का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सपोज करना है कि मान लीजिए कि 250 के हिसाब से 250 रुपीज़ एज प्रॉफिट जो है हमारा 80,000। 250 रुपीज़ के हिसाब से हमें अगर 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, तो 100 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या होगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आई 250। तो अमाउंट कितनी आएगी, 32,000।
32,000। ठीक है, आपको सिर्फ यही एक कैलकुलेशन थी जो हमें करनी है, उसके बाद का काम जो है एकदम इजी है। हमें सिर्फ ये अमाउंट निकालनी थी कि 250 के हिसाब से अगर प्रॉफिट 80,000 होता है तो 100 के हिसाब से कितना होगा, तो कितनी अमाउंट आएगी 32,000। ओके, तो इसका मतलब है 100 के हिसाब से हमने अगर अमाउंट फाइंड आउट की है तो यानी कि आपका 2008 का प्रॉफिट आपको मिल गया है 32,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। आपको 2008 का प्रॉफिट मिल गया है 32,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आपको कहा गया है वैसा ही करना है कि 2008 के प्रॉफिट में 25% ऐड करने से आपको क्या मिलेगा 2009 का प्रॉफिट। ये जो है हमारा मिल गया है नंबर 1 2008 का प्रॉफिट। ठीक है, अब उसमें 25%, उसका 25% कितना होगा 8,000, ऐड करने से हमें 40,000 रुपीज़ जो है मिलेंगे 2009 का प्रॉफिट। उसके बाद आपको कहा गया था कि 2009 के प्रॉफिट में 60% ऐड करने से आपको क्या मिलेंगे 2010 का प्रॉफिट। तो 40,000 का 60% कितना होगा 24,000। ये जो है अमाउंट इसमें ऐड करने से आपको क्या मिलेगा 64,000। ये जो है हमारा क्या मिलेगा 2010 का प्रॉफिट। और लास्ट आपको कहा गया था कि 2010 के प्रॉफिट में 25% ऐड करने से 25% कितना होगा इसका 16,000 ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, सॉरी ये गलती हो गई, 64,000 प्लस 16,000 ऐड करने से आपको क्या मिलने वाला है प्रॉफिट ऑफ 2011 80,000 जो आपको दिया गया था। ओके, तो ये जो है हमें कैलकुलेशन याद रखनी है कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, पर ये जो इसका बेस है, इन सब का बेस क्या बनता है 2008 का प्रॉफिट 100 रुपीज़ सपोज करने से हमें सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और ये सम जो है हमारा मोस्ट IMP यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है, तो आप फिर से घर पे एक बार ये जो सम है उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप थ्रू या कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास चारों प्रॉफिट है 2008, 9, 10 और 11 का। ओके, ये जो है प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं, तो एडजस्टमेंट डालने से हमें फिर आगे एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको एडजस्टमेंट दिए गए हो तो हमें जो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट एक प्रॉफिट का। तो 4 प्रॉफिट है, 4 ईयर्स की प्रॉफिट है, तो जो कॉलम्स है हमारे वो भी 4 बनेंगे। तो यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स प्रॉफिट ऑफ 2008, 2009, 2010, 2011। ओके, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें प्रॉफिट लिखना है चारों साल का। तो कितना होगा 32,000 के आपने फाइंड आउट किए अभी 40,000, उसके बाद 64,000, उसके बाद 80,000। अब हमें जो भी एडजस्टमेंट दिए गए हैं वो सारे एडजस्टमेंट हमें डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितने एडजस्टमेंट आपको दिए गए 1 बाय 1 हम जो भी एडजस्टमेंट आपको दिए गए हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको कहा गया है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एनुअली ₹4,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। एनुअली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो था आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपका प्रॉफिट जो है ज़्यादा दिखाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। शॉर्ट में याद रखिए तो आपको इसकी एक्सपेंस की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर एक्सपेंस की एंट्री रह गई है तो हमें एक्सपेंसेस माइनस हो गए, अगर इनकम की एंट्री रह गई है तो हमें इनकम क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। ओके, याद रहेगा आपको। अगर एक्सपेंस की एंट्री रह गई है तो प्रॉफिट माइनस
प्रॉफिट में से माइनस होगा, इनकम की एंट्री रह गई है तो प्रॉफिट में प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस रह गया है तो नॉट रिकॉर्डेड सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कितना? 4000। एनुअली जो भी आपने पे किया है वो रिकॉर्ड नहीं किया है तो चारों साल में हमें 4000 डिडक्ट कर लेंगे। ओके, प्लस माइनस हम लास्ट में कर लेंगे। उसके बाद का आपको एडजस्टमेंट दिया गया है कि इन 2008 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वॉज ₹2800। 2008 में आपका जो सेल ऑफ मशीनरी जो था उसका प्रॉफिट था 2800। अब देखिए सेल ऑफ मशीनरी, ओके, सेल ऑफ मशीनरी का जो भी प्रॉफिट आता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ओके, कैपिटल प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में नहीं लिखते। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रॉफिट, कोई ऐसी इनकम लिख दी है जो हमें प्रॉफिट P&L अकाउंट में नहीं लिखनी है तो हमारा जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है 2008 में एक मशीनरी जो है सेल की है और उसका प्रॉफिट आपने क्रेडिट कर दिया है P&L अकाउंट में। तो अगर इनकम जो है हम क्रेडिट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा दिखाएगा। ओके, जो ये एंट्री है हमने गलत कर दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे। कौन से प्रॉफिट में से? 2008 के प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि एक जो सेल ऑफ मशीनरी है, एक मशीनरी आपने सेल की है उसका प्रॉफिट है हमने गलती से P&L अकाउंट में लिख दिया है। ओके, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है ज़्यादा दिखा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी एंट्री अगर गलत हो जाती है तो हमें अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी अपोजिट एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीन। कितना? 2008 में 2800 कि हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। सिर्फ 2008 में ही होगा क्योंकि ये जो प्रॉफिट हमें मिला था 2008 में मिला था। ठीक है, उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट दिया गया है कि इन 2009 स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2000। ठीक है, ये टॉपिक भी पहले आ गया है कि हमारा जो स्टॉक था हमने ओवर वैल्यूड कर दिया है कितना? 2000। ठीक है, तो 2009 में अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2009 में से उतना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। ओके, इतना काम हम पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट है 2009 में 2000। ओके, अब बात करते हैं कि इस एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री क्या होगी कि 2009 का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक है 2010 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, पर आपको याद रखना है कि अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो तो हमारा प्रॉफिट कम दिखाने वाला है। ओके, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो तो हमारा प्रॉफिट कम दिखाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसकी दो एंट्री हमेशा आपको याद रखनी है क्लोजिंग स्टॉक की। चलिए, उसके बाद एक एडजस्टमेंट आपको दिया गया है जो आपके लिए एक नया है, पर आपने पहले भी ये किया होगा तो हम देख लेंगे। देखिए, आपको कहा गया है कि ऑन 1/1/2010 10% debentures of ₹20,000 were issued at 5% discount, which were to be redeemed at the end of 5 years। अब इतना हम समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि ऑन 1/1/2010 1/1/2010 में हमने एक 20,000 के डिबेंचर जो से हमने इश्यू किए थे। पर ये जो इश्यू किए थे हमने कैसे इश्यू किए थे,
5% डिस्काउंट से, 5% डिस्काउंट से। अब इसका हम डिस्काउंट निकालें तो कितना निकलता है, तो 20,000 का 5% निकल के आता है 1,000। 1,000 हमारा टोटल डिस्काउंट है। अब आपको इसका एक रूल्स याद रखना है कि जो भी डिस्काउंट होता है, ओके, जो भी डिबेंचर डिस्काउंट होता है वो हमें जितने टाइम के डिबेंचर्स है उस दौरान हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा कि डिबेंचर्स जो है जितने टाइम पीरियड के है उस दौरान हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ता है डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि विच वर टू बी रिडीम एट द एंड ऑफ 5 years। ये जो डिबेंचर है हमारे रिडीम होंगे, ओके, हमें डिबेंचर परत करने हैं, रिडीम करने हैं, कब, तो 5 years के बाद, ओके, 5 साल बाद हमारा जो डिबेंचर्स है में जो है रिटर्न करने हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो डिस्काउंट है हमें रिटर्न ऑफ कैसे करना है, 5 साल में रिटर्न करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही साल में हमें 1,000 जो डिस्काउंट दिया गया है वो हमें रिटर्न करना है, ऐसा नहीं करना है। ये आपकी गलत एंट्री है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डिबेंचर जो डिस्काउंट है हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर एक ही साल में हम, ये तो 20,000 के डिबेंचर्स है, कंपनी जो है ज्यादा डिबेंचर डिस्काउंट डिबेंचर इश्यू करती है। ठीक है, अगर एक ही साल में हमने डिबेंचर, क्या होगा कि हमारा जो भी प्रॉफिट है उस साल कम दिखाएगा, बहुत कम दिखाएगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी कि डिबेंचर जितने भी टाइम पीरियड के हैं उस दौरान हमें डिबेंचर डिस्काउंट जो है हमारा रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम इस डिबेंचर्स के बारे में कि 1,000 रुपीज जो आपका डिबेंचर डिस्काउंट है, ठीक है, तो हमें कैसे रिटर्न ऑफ करना है कि 5 years के दौरान हमें रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2010 में हम कितना रिटर्न ऑफ करेंगे, 1,000 डिवाइडेड 5, ओके, तो कितना होगा 200 रुपये। 2011 में हम रिटर्न ऑफ करेंगे फिर से 200 रुपये, 2012 में हम रिटर्न करेंगे फिर से 200 रुपये, 2013 में रिटर्न ऑफ करेंगे फिर से 200, और 2014 में फिर से 200। इसका मतलब है कि 5 साल के दौरान हमारा जो 1,000 रुपीज डिस्काउंट है वो पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमें ये गलती नहीं करनी है कि 2010 में अगर हमने इश्यू किए हैं तो हमने ये गलती नहीं करनी है कि पूरे का पूरा जो 1,000 रुपीज डिस्काउंट है वो रिटर्न ऑफ कर ले। ओके, ये गलती है हमारी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इसकी राइट इफेक्ट क्या है कि हमें जो भी डिस्काउंट है पूरा वो जितने साल के डिबेंचर्स है, 5 years के है तो 5 years के दौरान हमें पूरा रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है प्रॉफिट 2,000, प्रॉफिट क्या यहाँ पे डिस्काउंट जो है 2,000 होता है तो हम कितना रिटर्न ऑफ करते हैं 400। ठीक है, तो जिस हिसाब से जिस पीरियड के आपके डिबेंचर्स है उस हिसाब से आपको इतना रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी है कि द टोटल अमाउंट ऑन डिबेंचर्स वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हमने एक यहाँ पे गलती कर दी कि हमने टोटल डिस्काउंट, ये जो टोटल डिस्काउंट है 1,000 हमने पूरा का पूरा P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो पहले तो ये हमारी गलती है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा डिस्काउंट डिबेंचर्स जो है हमने डेबिट कर लिया है तो उसमें प्रॉफिट हमारा कम दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये पहले तो ये जो गलती हुई है, हमने पहले भी बात की कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी अपोजिट एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, डिबेंचर डिस्काउंट अगर आपने डेबिट कर दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा 1,000। ओके, तो पहले तो हम ये गलती जो है हमने सुधारनी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस डिबेंचर डिस्काउंट। कौन से ईयर में, 2010 में। कितना प्लस करना है, 1,000, क्योंकि हमने डेबिट कर दी है, जो कि नहीं करना है। पर इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी
कि हमारा जो डिस्काउंट है हमें कैसे रिटर्न ऑफ करना है, कि 2010 में 200 रुपये, 2011 में 200 रुपये, आगे के साल नहीं दिए गए, पर अगर दिए गए होते जो 2012, 13 और 14 तक आपको 200 रुपीस डेबिट करने पड़ते हैं, यानी कि माइनस करने पड़ते हैं, 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे। ओके, अगर आपको आगे के ईयर दिए होते तो हम वहाँ पे एंट्री करते, कि नहीं दिए गए हैं तो हम एंट्री नहीं कर रहे। तो ये जो दूसरी एंट्री भी आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिबेंचर डिस्काउंट। ये जो है हमारी राइट इफेक्ट है। ठीक है, पहला काम हमें ये करना है कि डिबेंचर डिस्काउंट जो हमने डेबिट कर दिया है पूरा का पूरा, उसकी गलती हमें सुधारनी है। ओके, तो 1000 हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद उसकी जो राइट इफेक्ट है, ओके, राइट जो एंट्री है वो भी हमें डालनी है कि 200 रुपीस हम जो है बाकी के ईयर्स में से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन टॉपिक था इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया गया है यहाँ पे कि ये जो टॉपिक है पहले भी आ गया है, तो आपको इसी पड़ेगा कि आपको दिया गया है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग कंप्यूटर ऑन 1/7/2011 ₹4000 was debited to revenue account. It was capital expenditure in nature. आपको जो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर आपने क्या किया है, आपने एक गलती कर दी है कि उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ के आपने पीएनएल अकाउंट में से उसको डेबिट कर दिया है। यानी कि आपका प्रॉफिट जो है इतना कम दिखा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, पहला काम प्लस इंस्टॉलिंग ऑफ कंप्यूटर चार्ज। ये जो हमने गलती की है कौन से ईयर में, 2011 में। ओके, आपको क्या करना है, उसको प्लस कर देना है पहले तो 4000 रुपीज। 4000 रुपीज आपको क्या करना है, प्लस करना है। अब आपको देखना है कि इसका डेप्रिसिएशन है कि नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन आपको दिया गया हो तो आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें डालनी पड़ेगी। तो आपको कहा गया है यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1/7/2011 आपने जो इंस्टॉलेशन जो चार्जेस पे किए हैं वो कब किए हैं, 1/7/2011, कितना, 4000 रुपीज। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो ईयर है कब फिनिश होगा, 31 दिसंबर 2011, यानी कि 6 मंथ का 2011 में 6 मंथ का जो है डेप्रिसिएशन होगा। कितना होगा, कितना परसेंट है, 10%। तो 4000 रुपीज के, सॉरी 4000 है, 4000 रुपीज के 10% के हिसाब के 6 मंथ का कितना होगा, कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो 200 रुपीज जो है हमारा डेप्रिसिएशन होगा। ओके, ये जो सम है इसमें आपको 2011 का तक ही प्रॉफिट दिया गया है। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन जो है डेबिट करेंगे कितना, -200। ओके, अगर 2012 आपको दिया गया हो तो हम आगे भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करके उसमें से डेप्रिसिएशन डेबिट करते, पर यहाँ पे आपको 2011 ही दिया गया है। और हमारा जो इंस्टॉलेशन जो है एक्सपेंस हमने कब किया है, 2011 में ही किया है। ठीक है, आपको डेट यहाँ पे दी गई है, 2011 में किया है, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है यहाँ से ही काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये जो है हमारे इतने एडजस्टमेंट आपको दिए गए थे। ओके, तो आपको ये जो एडजस्टमेंट है याद रखना है, क्योंकि एक एक एडजस्टमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट जो है आपको मिल जाएगा। तो कितना आता है, तो 32,000 -4,000 -2800, तो 25,200। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 34,000। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 64,000 -4,000 60,000, 63,000 -2,000, यानी कि 62,800। और यहाँ पे 80,000 -4,000 + 4,000 इज इक्वल टू, तो निकल जाएंगे यहाँ पे। तो 80,000 में से आपको 400 माइनस करना है, यानी कि 79,600। अब बात करते हैं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है सालों साल आपका बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले
25,200 था, 34,000 हुआ, 62,800 हुआ, फिर 79,600। यानी कि आपका प्रॉफिट जो है हमेशा आपका जो 4 ईयर्स से है बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है? वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से अगर हम सम फाइंड आउट करें तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा? तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको दिया गया है 25,200 मल्टीप्लाई बाय 1 के वेट आपको कैसे देना है आपको पता है, 62,800 के बाद है 79,600, तो 2, 3 एंड 4। ठीक है, जो भी पिछला साल है जो आपका ओल्ड हेयर है उसको हम कम वेट देंगे और जो न्यू ईयर है हमारा उसको हम ज़्यादा वेट देंगे। ठीक है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 25,200, उसके बाद है 34,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 68,000, उसके बाद है 62,800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,88,400। उसके बाद आपको दिया गया है 79,600 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3,18,400, और इसका जो टोटल निकल के आता है आपका 6 लाख, और यहाँ पे टोटल निकलेगा 10। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट मीन्स 60,000। उसके बाद का काम आपका इजी है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, तो 60,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था 48,000, इट मीन्स 12,000। ठीक है, और लास्ट का जो हमारा स्टेप है गुडविल। तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि आपको 5 ईयर्स परचेस दिया गया है, तो 60,000 जो है हमारी क्या होगी? गुडविल बनेगी। ओके, तो ये जो था हमारा सम मोस्ट आईएमपी था, उसमें कई सारे टॉपिक नए भी आए हैं। आपको ये जो सम है हमें फिर से आपको घर से ट्राई करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर फिर भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है सम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।